अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग क्लास 12 फिज़िक्स यूनिट नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो हमारा न्यू टॉपिक है दैट्स अबाउट म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसको हम लोग इंशाल्लाह इस लेक्चर में कवर करेंगे। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। म्यूचुअल इंडक्टेंस होता क्या है? पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्शन के बारे में बताया था। अगर आपने वो लेक्चर देखा होगा तो अभी आप लोगों को क्लियर होगा कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। और म्यूचुअल का मतलब होता है इकट्ठे, और इंडक्टेंस मतलब इंड्यूस्ड होना। अब हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास डेफिनेशन लिखी हुई है, द प्रॉपर्टी ऑफ टू नेबरिंग कॉइल्स। दो हमसाए कॉइल्स के दरम्यान जो प्रॉपर्टी होती है ताकि वो इंड्यूस कर सके ईएमएफ को एक कॉइल में ड्यू टू चेंज ऑफ करंट, क्योंकि चेंज ऑफ करंट हो रहा है अदर कॉइल में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। फिगर यहाँ बनी हुई है, फिगर पे अगर आप लोग ज़रा गौर करें तो यहाँ पे आपके पास क्या है, दो कॉइल्स गिवन है। और फर्स्ट कॉइल हमारे पास है प्राइमरी कॉइल, सेकेंड कॉइल हमारे पास है सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में हम लोगों ने क्या किया हुआ है, वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, रियोस्टेट यूज़ किया हुआ है। अब रियोस्टेट यूज़ करने की वजह मैं आपको बताऊंगी कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड और करंट के लिए हम लोग रियोस्टेट को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो रियोस्टेट का यूज़ यहाँ पे क्या है कि हम लोग चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड और करंट को चेंज करने के लिए, इसकी वैल्यू को वेरी करने के लिए, ताकि दूसरी वायर कॉइल में से भी करंट फ्लो करे, इसीलिए हम लोग यहाँ पर रियोस्टेट यूज़ करते हैं। नाउ अगर आप लोग देख रहे हैं, फर्स्ट हमारे पास कॉइल है प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में अगर आप लोग देख रहे हैं करंट क्यों फ्लो कर रहा है, बिकॉज ऑफ वोल्टेज जो हम लोगों ने सोर्स वोल्टेज प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। और इसको आप लोग ई पी भी कह सकते हैं, मतलब ई पी मतलब प्राइमरी वोल्टेज ऑफ सोर्स है, ठीक है, इसको ये भी बोल सकते हैं। और करंट जो फ्लो कर रहा है वो पॉजिटिव से फ्लो कर रहा है, और ये क्या करंट आई पी है, ठीक है, प्राइमरी करंट है। यहाँ से फ्लो करेगा और इस तरह से फ्लो करता जाएगा वायर्स के कर्ल्स में से भी, और इसके बाद यहाँ पर रियोस्टेट पे आके स्टॉप कर जाएगा। नाउ अगर आप देख रहे हैं कि करंट की डायरेक्शन क्या है, करंट की डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज वे में आप लोगों ने अपने फिंगर्स को कर्ल करना है, जो थंब होगा वो नॉर्थ पोल को इंडिकेट करेगा। नॉर्थ साइड ऑफ द जो है कॉइल का, वो मैंने ये शो किया, ठीक है। ये जो मेरे पास है ना, ये मेरे पास नॉर्थ पोल ऑफ द प्राइमरी कॉइल है, ठीक है। और ये वाली साइड हमारे पास क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है वो नॉर्थ है, तो ये साउथ होगी। तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ से इन जाती हैं और नॉर्थ से आउटवर्ड निकलती हैं। इस तरह से हम लोगों ने मैग्नेटिक लाइंस बना ली। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब ये बात याद रखनी है कि इसके टर्न्स को प्राइमरी टर्न्स बोलेंगे और इसी तरह से इसके टर्न्स को सेकेंडरी टर्न्स बोलेंगे। नाउ अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि सेकेंडरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल में से भी इसके जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कुछ कुछ पास हो रही हैं, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये दोनों म्यूचुअल हैं। जो फ्लक्स जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों कॉइल प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल दोनों में कॉमन है, उसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल फ्लक्स। और म्यूचुअल फ्लक्स को हम लोग फाई एम से शो करते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पे किया कि इस सर्किट में हम लोगों ने सेकेंडरी कॉइल में हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर पुट किया। गैल्वेनोमीटर की यूज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी है? तो अगर आप लोगों को गैल्वेनोमीटर के कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लेक्चर्स के लिंक मौजूद है, वहाँ पे क्लिक करें और लेक्चर्स को एंजॉय करें और उसके साथ साथ कंसेप्ट अपने क्लियर करें। तो गैल्वेनोमीटर हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम करंट के फ्लो के डिटेक्शन को हम लोग पता लगा सकें, डिटेक्ट कर सकें कि करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं उस सर्किट में से। दैट्स वाई हम लोगों ने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर यूज़ किया। और अगर आप लोग देख रहे हैं गैल्वेनोमीटर में जो करंट फ्लो कर रहा है ये इस कॉइल के बिल्कुल सेकेंडरी कॉइल के बिल्कुल जो करंट फ्लो कर रहा है वो प्राइमरी के बिल्कुल ऑपोजिट है। मींस कि ये दोनों के करंट आपस में एक दूसरे के क्या है, अपोज कर रहे हैं। अब इस अपोज की वजह क्या होती है? लेंज़िस लॉ। लेंज़िस लॉ में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता है वो हमेशा अपने कॉज को क्या करता है, अपोज करता है। इसको अपोज करने के लिए इसने अपने नॉर्थ साइड को इसके नॉर्थ प्राइमरी के नॉर्थ के बिल्कुल करीब लाया ताकि वो एक दूसरे को अपोज कर सके। जब इसके पास नॉर्थ पोल आया हुआ है तो ये इसको अपोज करेगा, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अब इसमें से जो करंट फ्लो करेगा वो क्या है, क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज अपने फिंगर्स को आप लोगों ने कर्ल करना है। इस तरह से हमारे पास बनता है, और जो थंब होगा वो नॉर्थ साइड ऑफ द कॉइल को इंडिकेट करेगा।
तो नॉर्थ साइड हमारे पास ये होगी, तो साउथ इसका मतलब है अपोजिट साइड होगी। और इसकी नंबर ऑफ टर्न्स को सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स बोलते हैं। जो करंट फ्लो करेगा उसको सेकेंडरी करंट बोलेंगे, और जो यहाँ पर वोल्टेज जो डिटेक्ट करेगा उसको बोलेंगे सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल। तो ये हमारे पास सेकेंडरी कॉइल था और ये हमारे पास प्राइमरी कॉइल था, और ये इसमें से कुछ फ्लक्स जो है मैग्नेटिक फ्लक्स ये यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल में भी जा रही है। डेट्स वाई कि इसमें से सेकेंडरी कॉइल में से करंट फ्लो कर रहा है, बेशक वो मिनिमम अमाउंट का क्यों ना हो, लेकिन क्योंकि हमारे पास रियोस्टेट यूज़ हुआ है और इसके करंट की वैल्यू भी और मैग्नेटिक फील्ड भी अपनी वैल्यू को बार बार चेंज करता रहेगा, जिसकी वजह से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारे पास यहाँ पर करंट प्रोड्यूस होगा सेकेंडरी कॉइल में। सो मैंने आपको पहले बताया कि जो करंट इंड्यूस करने के लिए एक बड़ी कंडीशन है कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट मैग्नेटिक फील्ड का पहले होगा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा देन हमारे पास करंट प्रोड्यूस होगा ना। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होते रहने चाहिए विद नंबर ऑफ टर्न्स। सो एन फाई का मैंने आपको बताया था, एन फाई इज़ अ फ्लक्स लिंकेज। सो फ्लक्स लिंकेज यहाँ पे होगा, चेंजिंग फ्लक्स लिंकेज होगा, देन यहाँ पर करंट फ्लो करेगा। और इसका जो सबूत है वो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, अपनी बुक्स में भी देख रहे हैं। सो इस तरह से आपकी फिगर की एक्सप्लेनेशन भी होगी है, आप लोग अपनी बुक्स में देख सकते हैं, वहाँ पे भी सेम टू सेम यही एक्सप्लेनेशन गिवन है। आप देखें यहाँ पर एक कॉइल में हम लोगों ने बैटरी पुट की है, दूसरे कॉइल में खुद ब खुद करंट फ्लो करने लगा है, गैल्वेनोमीटर ने इसको डिटेक्ट किया। सो इस तरह के प्रोसेस में जिसमें हम लोग एक को बैटरी प्रोवाइड करें और एक में करंट फ्लो करेगा तो दूसरे में भी फ्लो करने लग जाए, उसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब क्या, म्यूचुअल का मतलब है इकट्ठे, इंडक्शन का मतलब है इंड्यूस होना, करंट का फ्लो करना। सो हम लोगों ने एक में प्रोवाइड किया तो दूसरे में खुद ब खुद करने लग गया। अब नाउ हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग अपने आगे डेरिवेशंस की तरफ चलेंगे। यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं हम लोगों ने कहा है कि ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है सेकेंडरी कॉइल में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल। मतलब ये कि सेकेंडरी कॉइल का जो ईएमएफ होता है ना उसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करी होती है कि जो प्राइमरी कॉइल है उसमें से करंट जो है टाइम के लिहाज से कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया होगा, मैंने आपको भी समझाया भी है। सो जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसकी जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल के। मतलब करंट कितना चेंज हो रहा है प्राइमरी कॉइल में टाइम के लिहाज से। सो जो करंट ऑफ प्राइमरी कॉइल है उसको आईपी से शो करूँगी, डेल्टा आईपी, क्योंकि रेट ऑफ चेंज का है ना, चेंज के लिए हम लोग डेल्टा यूज़ करते हैं और डेल्टा टी हो गया। ठीक है, और ई एस का है क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल है, सेकेंडरी के लिए मैंने एस यहाँ पे पुट किया। नाउ अगर आप लोग देख रहे हैं मैंने यहाँ पर फिर प्रोपोर्शनलिटी के साइन को ख़त्म करके यहाँ पर एक कांस्टेंट यूज़ की है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज़ की है। और यहाँ पर मैंने कहा ई एस इज इक्वल टू एम डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी। एम यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस है। तो एम यहाँ पे हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। नाउ अगर मैं इसको एम को फाइंड आउट करना हो मुझे किसी भी क्वेश्चन में और मुझे ई एस आई पी और डेल्टा टी दिया हो तो मैं इसको कैसे रीअरेंज करूँगी, एम इज इक्वल टू ई एस ओवर डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने जो सेल्फ इंडक्शन में जो इस तरह का एक फॉर्मूला पढ़ा था, बट उसमें सेल्फ इंडक्शन के लिए हम लोग क्या साइन यूज़ करते हैं, सिंबल हमारे पास क्या होता है, एल होता है। क्लियर हो गया, एल यूज़ करते हैं और एल यूज़ करते हैं और एल किसके बराबर आ रहा था, एल हमारे पास बराबर आता है ई एस नहीं होता उसमें, एल इज़ इक्वल टू ई ओवर डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी। मतलब सेम ही है तकरीबन, बस इसमें ये फ़र्क है कि यहाँ पे हम लोग प्राइमरी करंट और सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए हम लोग यहाँ पर सबस्क्रिप्ट भी यूज़ करेंगे, जो कि हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ई एस ओवर डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी। अब इसके बाद आप लोगों का ये समझना भी ज़रूरी है कि यहाँ पर ये मैंने क्या लिखा हुआ है और इसका क्या मतलब है। अभी मैंने पिछले लेक्चर्स में भी आपको बताया था, पिछले लेक्चर सेल्फ इंडक्शन वाले में भी, कि बी इज़ इक्वल टू म्यू नॉट एन आई पी। मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होता है, म्यू नॉट एन आई पी के बराबर होता है। एन आई के बराबर तो वैसे, लेकिन मैंने पी यहाँ पे क्यों डाला है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्राइमरी की बात करें तो एन आई पी हो गया। क्लियर हो गया।
तो प्राइमरी के लिए मैंने आई पी लिख दिया, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई पी हो गया। और जब हमारे पास करंट चेंज होगा ना, करंट चेंज होगा उससे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा, ठीक है। करंट का मैग्नेटिक फील्ड पे असर पड़ेगा, और इस मैग्नेटिक फील्ड का किस पे असर पड़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स पे। और मैग्नेटिक फ्लक्स जब वेरी होगा तो एन फाई बी यानी फ्लक्स लिंकेज भी वेरी करेगा। फ्लक्स लिंकेज जब वेरी करता है, ऑब्वियस सी बात है, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि फ्राडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी हम लोगों ने देखा है ई इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई बी ओवर डेल्टा टी। तो उसकी वजह से ईएमएफ भी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, लेकिन वो भी क्या होगा, वेरिएबल अमाउंट, यानी उसकी जो वैल्यू होगी वो भी चेंज होती रहेगी। और इसकी जो हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन है वो हम कर चुके हैं। बाकी है कि इसको आप लोग साइड पे लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई पी एंड देन फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा एंड देन एन फाई बी वेरीज फ्लक्स लिंकेज देन ई इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई बी ओवर डेल्टा टी। सो यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब हम लोग देखेंगे कि इस म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी एम का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, और उसके हम लोग उसको अगर एक्सप्लेन करना तो उसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप लोग अपनी बुक पे देखें तो आपके पास आईपी का कोई सबस्क्रिप्ट गिवन नहीं है, बट आप लोग यहाँ पे आईपी लिखेंगे, आप लोगों के कंसेप्ट अच्छी तरह से बिल्ड होंगे। क्योंकि आप लोग अगर बुक पे देखें सिंपल आपको आई दिया हुआ, उससे कोई आपको क्लियर नहीं होता कि कौन सा वाला आई है, वो प्राइमरी वाला करंट है या सेकेंडरी वाला। सो उसके लिए अगर आप लोगों ने मेरे लेक्चर को अगर आप पूरा देख रहे हैं तो उसके लिए आप लोगों ने अपने नोट्स भी साथ साथ बनाते जाना है, क्योंकि बुक में ऐसा एज सच कोई गिवन नहीं है। और इसके लिए फिर आप लोगों ने अपने नोट्स खुद बिल्ड करने हैं। और अब हम लोग चलेंगे हेनरी की तरफ। अब इस म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट भी हेनरी होता है। बेशक हम लोगों ने पढ़ा है कि सेल्फ इंडक्टेंस एल का भी यूनिट हेनरी होता है। तो हम लोग यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करेंगे, बाकी सेम टू सेम है तकरीबन सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन में। नाउ स्टूडेंट्स, अब मैंने यहाँ पे आपको बताना है कि इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ एम का यूनिट क्या होता है। तो एम का यूनिट आप लोगों ने याद रखना है, हेनरी होता है, हेनरी। और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एच से। हेनरी इसका यूनिट होता है और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एच से। और आगे अगर मैं फर्दर इसको सॉल्व करूँ, मैंने अभी फॉर्मूला बताया, एम इज इक्वल टू ई एस ओवर डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। ये फार्मूला मैंने अभी आप लोगों को बताया है। तो इस फॉर्मूला के तहत मैं अगर इसके यूनिट बनाना चाहूँ तो मैं कैसे बनाऊँगी, 1 हेनरी किसके बराबर होता है। अगर आप लोगों ने इसको रीअरेंज करना तो उसको रीअरेंज कर सकते हैं कि आपके पास क्या बनेगा, एम इज इक्वल टू ई एस मल्टीप्लाई डेल्टा टी ओवर डेल्टा आई। होप सो कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। सो अब हम लोग इसके यूनिट बनाना शुरू करते हैं। हेनरी का यूनिट हम लोग देखेंगे, ई एस का यूनिट क्या होता है, वोल्टेज, और डेल्टा टी का यूनिट क्या होता है, सेकंड, और उसके बाद हमारे पास क्या है, करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पेयर्स। सो इस तरह इसका एक यूनिट निकल आता है। और 1 हेनरी की बात करें तो 1 वोल्टेज होगा, 1 सेकंड होगा और 1 एम्पेयर करंट होगा। सो अब हम लोग देखेंगे कि हमारे पास 1 हेनरी को अगर डिफाइन करना हो, 1 हेनरी फॉर म्यूचुअल इंडक्शन, तो उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। क्वेश्चन में लिखती हूँ। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया, डिफाइन 1 हेनरी फॉर म्यूचुअल इंडक्शन। और इसके लिए अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो मैं कुछ ऐसे लिखूंगी, 1 हेनरी is said to be the coefficient अभी मैंने आपको एम होता है म्यूचुअल इंडक्शन के लिए। एम को हम लोगों ने क्या बोला था, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बोला था। सो मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो रही थी, सो दैट्स वाई मैं सोच रही थी मैं बोल क्या रही हूँ। सो एम इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन होता है। तो 1 हेनरी इज सेड टू बी द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, क्योंकि एम का यूनिट हेनरी होता है ना, तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन लिखूंगी मैं। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन व्हेन 1 वोल्ट of induced EMF is obtained, यानी जब हमें 1 वोल्ट ऑफ इंड्यूस्ड EMF मिलता है इन सेकेंडरी कॉइल। कहाँ मिलता है, हमें सेकेंडरी कॉइल मिलता है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ई एस होता है। ई एस से मुराद ये है कि सेकेंडरी कॉइल के इंड्यूस्ड EMF की बात करें। ऑब्टेन्ड इन सेकेंडरी कॉइल
सेकेंडरी कॉइल में ऑब्टेन होता है बाय 1 एम्पेयर पर सेकेंड। 1 एम्पेयर पर सेकेंड से क्या मुराद है, डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, 1 एम्पेयर, डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी को 1 एम्पेयर पर सेकेंड बोल रहे हैं। 1 एम्पेयर पर सेकेंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन, अब इसको मैंने करंट के साथ पी लगाना है क्योंकि प्राइमरी की बात करें। इन प्राइमरी कॉइल, टाइम के साथ मैं पी नहीं लगा सकती, बाकी करंट के साथ और इसी तरह इंड्यूस्ड ईएमएफ के साथ मैं पी और एस लगा सकती हूँ। तो जब हम लोग 1 हेनरी, तब हम लोग कहते हैं 1 हेनरी को जब हम लोग कोएफिशिएंट म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं जब हमारे पास 1 वोल्ट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑब्टेन हो रहा है सेकेंडरी कॉइल में बाय 1 पर सेकेंड 1 एम्पेयर पर सेकेंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल। जब प्राइमरी कॉइल में 1 एम्पेयर पर सेकेंड के रेट के लिहाज से हमारे पास करंट चेंज हो रहा हो, किसमें, अगेन प्राइमरी कॉइल में। सो इस तरह से हमारा ये थोड़ा सा मतलब हाफ पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया अबाउट म्यूचुअल इंडक्शन। और नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, यहाँ पर भी हम लोग फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अब इससे मैं क्या करूँगी, E इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई बी ओवर डेल्टा टी। अगर यहाँ पे देख रहे हैं नेगेटिव साइन को हम लोग इग्नोर कर देंगे बिकॉज इट इज़ अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ विच सेड दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोजेस इट्स कॉज। तो ये नेगेटिव साइन क्यों है, बिकॉज हमें लेंस लॉ कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है ना, वो हमेशा अपने कॉज को अपोज करता है। सो दैट्स वाई हम लोग इस नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देंगे और हम कहेंगे ई एस। अभी हम लोग सेकेंडरी की बात कर रहे हैं, ठीक है, एंड डेल्टा फाई बी ओवर डेल्टा टी। अब ये नंबर ऑफ टर्न्स भी किसके होने चाहिए, सेकेंडरी के होने चाहिए। सो ई एस इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे फर्दर क्या करूँगी, अब मैं फर्दर यहाँ पे डेल्टा एन एस फाई बी लिख दूँगी ओवर डेल्टा टी। ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3 में डेल्टा को क्या कर दी, बाहर ले ली हूँ। डेल्टा बाहर लेके जाने का क्या मतलब है, चेंजिंग फ्लक्स लिंकेज, इसको बोलते हैं चेंजिंग फ्लक्स लिंकेज। तो कंपेयर करेंगे, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 कौन सी है, मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा दूँ। हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है वो है ई एस इज इक्वल टू एम डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी। तो मैं इसको यहाँ पे नोट करूँगी और मैं इसको कंपेयर करती हूँ। तो ई एस को नहीं लिखूँगी मैं, डायरेक्ट क्या लिखूँगी, एम डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी विच इज़ इक्वल टू डेल्टा एन एस फाई बी ओवर डेल्टा टी। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से मैं क्या करूँगी, डेल्टा को कॉमन ले लूँगी बाहर, एम आई पी हो जाएगा, अंदर रह गया, और डेल्टा टी हो गया विच इज़ इक्वल टू डेल्टा एन एस फाई बी ओवर डेल्टा टी। डेल्टा टी से कैंसिल, 5 डेल्टा डेल्टा से कैंसिल, और एम आई पी रह गया विच इज़ इक्वल टू एन एस फाई बी रह गया। देन मैंने यहाँ से एम को अगर फाइंड आउट करना तो मैं क्या करूँगी, एन एस फाई बी ओवर आई पी। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला निकल आया जो हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन अगर हमने निकालना हो तो हम लोग न्यूमेरिकल्स में इजीली निकाल सकते हैं। बाकी ये कि अगर आपको फ्लक्स लिंकेज और प्राइमरी करंट के बारे में बताया गया तो आप इजीली एम को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हेडिंग हम लोग देंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन को भी कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं जिसके बारे में हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे और दिस इज़ आवर लास्ट पॉइंट। सबसे पहले बात याद रखनी है, सबसे पहले जो फैक्टर अफेक्ट करता है वो है एरिया ऑफ द कॉइल। पिछले सेल्फ इंडक्शन में आपको बताया था एरिया ऑफ द कॉइल इज़ द वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट थिंग जो इनमें इफ़ेक्ट करता है किसी भी उसको, मतलब हम लोग यहाँ पे जो पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, म्यूचुअल इंडक्टर्स में भी और सेल्फ इंडक्टर्स में भी ये जो है असर करता है। नेचर ऑफ कोर मटीरियल का नेचर भी म्यूचुअल इंडक्टेंस पे इफेक्ट करता है। देन हमारे पास है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल
कॉयल का जो नंबर ऑफ टर्न्स, अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं नंबर ऑफ टर्न्स हमारे यहाँ पे फैक्टर मौजूद है। देन हमारे पास फोर्थ है लेंथ ऑफ द कॉयल, लेंथ ऑफ कॉयल या वायर, क्लियर हो गया। इसी तरह हमारे पास फिफ्थ है यानी स्मॉल लेंथ होगी, स्मॉल लेंथ होगी और स्ट्रॉन्गर, स्मॉल लेंथ होगी, अगर स्मॉल लेंथ होगी तो क्या होगा, इससे स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, ठीक है, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। तो ये कोई पॉइंट नहीं है। पॉइंट 5 की बात करते हैं। पॉइंट 5 रिलेटिव पोजीशन ऑफ कॉइल्स, मतलब ये कि हम लोगों ने अगर प्राइमरी कॉइल बना दी है, ठीक है, प्राइमरी कॉइल अगर बना दी है तो सेकेंडरी कॉइल को उसकी कितने दूर या नज़दीक रखा है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव पोजीशन ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। सो अब इसके पास 6 पॉइंट है हमारे पास। क्लोजनेस ऑफ टुगेदर, क्लोजनेस ऑफ टुगेदर मतलब जितने क्लोज होंगे उतना ज़्यादा अच्छा हमारे पास रिजल्ट आएगा। और इस तरह से हमारे पास ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों ने इसी तरह के लेक्चर्स देखते रहना है तो उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। और सबसे लास्ट बात ये कि कोई भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो रहा तो आप लोग क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में लाजमी करें ताकि मैं इसको आप लोगों को आंसर कर सकूं। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, दूसरों के साथ शेयर करें चैनल को भी। और इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।